नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बूस्टर सीरीज के एमसीक्यूज। तो इस क्लास में अपन थोड़े अच्छे लेवल के जड़त्व आगुण के सवाल सॉल्व करेंगे। ये जड़त्व आगुण से संबंधित लास्ट क्लास है, ठीक है। उसके बाद अपन बल आगुण और जो कोणीय संवेग है उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला, एक देखो, जब भी जैसे कि सवाल आपके सामने आया, मैंने स्लाइड नेक्स्ट की और सवाल आपके सामने आया, तो उसके बाद आप उसको रोक दो, रोको, खुद सॉल्व करो, ठीक है। खुद सॉल्व करो और कोशिश करो, मतलब ऐसे ऐसे नहीं कि अरे यार जल्दी से आंसर देख लेता हूं, नहीं नहीं नहीं, खुद सॉल्व करो, अपना दिमाग लगाओ। जब तक आप भाई, अगर आपका दिमाग यहां बैठे बैठे नहीं चलाओगे, ठीक है, तो एग्जाम में फिर क्या चलेगा। सिंपल सी बात है। आप अगर यहां पर आपका दिमाग अगर 100% चलता है तो फिर एग्जाम में उसका आधा हो जाएगा। ये हर किसी के साथ होता है। आदमी जब, क्योंकि एग्जाम हॉल का दबाव वो थोड़ा अलग ही होता है माहौल, ठीक है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट किया करो। बिल्कुल ऐसे आंसर देख के हाँ ठीक है ये तो हो गया, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल पूरी कैलकुलेशन वगैरह करो, सेटिंग हाँ मेरा आया। इसलिए इसको रोक दो, फिर सॉल्व करो। फिर अगर फिर उसको देखने के लिए नहीं हो रहा है तो फिर ये, ऐसा नहीं कि एक ही बार में नहीं हो रहा है चलो कर दो, कोशिश करनी है, दिमाग पूरा लगाना, क्या थ्योरम लग सकती है, कैसे हो सकता है, ठीक है। आपको ये तक नहीं देखना कि कौन सा, आप ये सोचो कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ और इन चार में से कौन सा सही है, वो सोच के आपको टिक करना, फिर ये नेक्स्ट देखनी चीज, ठीक है। चलो सवाल कह रहा है, गोले की स्पर्श रेखा के परित द्रव्यमान m एवं त्रिज्या r के किसी ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या है। तो ठोस गोले की बात हो रही है, किसकी, ठोस गोले की, ठोस गोले की बात हो रही है। ये हो गया ठोस गोला। और गोले की स्पर्श रेखा के परित, ये गोले की जो स्पर्श रेखा है ना, इसके परित आपको क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। ये इस वाली जो अक्ष है ना, इसके सापेक्ष आपको क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो आपको जो गोले की ये वाली अक्ष है, ये वाली जो अक्ष है, एक जो अक्ष गुजरती है इसके सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, इस वाली अक्ष के सापेक्ष तो आपको ध्यान है। ये कौन सी अक्ष हुई, ये व्यास वाली, ये व्यास वाली अक्ष है, ठीक है। गोले की स्पर्श रेखा के परित द्रव्यमान एवं त्रिज्या के किसी ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या, तो ये व्यास वाली है, ये स्पर्श रेखा, इसके परित अपने को निकालना है, स्पर्श रेखा। तो यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, समांतर अक्षों की थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपके हो गया आई सेंटर ऑफ मास वाली, क्योंकि ये व्यास से गुजर रही है, मतलब वही सेंटर ऑफ मास, ठीक है। व्यास से पास हो रही है, मतलब वो उसके जो केंद्र है वहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। इससे आर दूरी पर कोई अक्ष है, इतनी आर दूरी पर, ठीक है। तो बस वही फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपके वही समांतर अक्षों की थ्योरम से। ये जो आपको आई इसका निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष आपको ध्यान है, प्लस एम और डी स्क्वायर, प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो इसको छोटा एम ले लो, बड़ा एम ले लो, जैसे आपकी इच्छा, इसमें कोई एम डी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जो आई सेंटर ऑफ मास, यानी कि अब जो व्यास के सापेक्ष जो ठोस गोला है, ठोस गोले का जो व्यास के सापेक्ष क्या होता है, ठोस गोला उसका व्यास के सापेक्ष, ठीक है, व्यास के नाम, व्यास के सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है
2/, देखो एक तो होता है ठोस और एक खोखला, तो खोखले में तो होता है 2/3, ठीक है, और इसमें होता है 2/5 mr²। बस, तो आपको 2/5 ये वाला यानी कि आई सेंटर ऑफ मास जो है ये वाला आपको ध्यान है, 2/5 वही, यही है अपना आई सेंटर ऑफ मास, यही अपना क्या आई सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब सारी चीजें रख दो यहाँ पर, आई निकालना है, आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास यानी 2/5 mr² प्लस इस स्मॉल m की जगह पूरे का द्रव्यमान कितना है m, d कितना हो जाएगा r हो जाएगा, d इज इक्वल टू r हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि d बराबर क्या है, यहाँ इस केस में देखोगे अगर समांतर अक्षों की थ्योरम लगा, d बराबर क्या है, ये डिस्टेंस ये r हो रही है, कितनी हो रही है, r हो रही है, तो ये हो जाएगा 7/5 mr², 7/5 mr²। बात क्लियर, ठीक है, 7/5 mr², ये इसको बोले मैं नहीं हो तो बोला कर दो ऐसे, ये आपका आंसर हो गया 7/5 mr², ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल सोल्व, इसको थोड़ा सा मैं नेक्स्ट सवाल नंबर दूसरा, ये कह रहा किसी L लंबाई की एक समान छड़ का इसके एक सिरे से गुजरने वाले अक्ष के परित, लाइन को ध्यान से पढ़ना है, किसी L लंबाई की एक समान छड़ इसके एक सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परित तथा इसकी लंबाई के लंबवत घूर्णन त्रिज्या है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, घूर्णन त्रिज्या निकालनी है, तो उसके लिए आपको सीधी सी बात है क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जड़त्व गुण निकालना पड़ेगा, भाई आपको इस वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण, ये जो छड़ है ठीक है, ये वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण निकालना है पहले तो इसी अक्ष की बात हो रही है, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान m है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, r है, द्रव्यमान m है और जो त्रिज्या है वो क्या है, r है, ठीक है। तो एक इसके इस सिरे के सापेक्ष क्या होता है, अगर लंबाई सॉरी त्रिज्या नहीं, इसकी लंबाई होगी ना, ठीक है, लंबाई l है, तो इसके क्या होता है, एक सिरे के सापेक्ष इसके सापेक्ष यदि देखिए इसके सापेक्ष यदि आई की बात करें तो आई क्या होता है, आई होता है ml²/3 ml²/3, और अगर इस केंद्र के सापेक्ष वाली अक्ष का क्या होता है ml²/12, ठीक है। अब ये आ गया, अब आपको निकालनी है घूर्णन त्रिज्या, तो घूर्णन त्रिज्या आपको पता है क्या होता है, घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या घूर्णन त्रिज्या निकालने के लिए घूर्णन त्रिज्या निकालने के लिए क्या करोगे, वही k √i/m, तो जो i की जगह क्या रखोगे आप, ml² रख दो 3, ml²/3 m से m कैंसल, तो l/√3, डी ऑप्शन आ गया, l/√3। बात क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसको भी रोक के आप सॉल्व करो पहले, नेक्स्ट है निम्न में से किसका जड़त्व आघूर्ण अधिकतम है जब उनमें से
प्रत्येक का द्रव्यमान एवं त्रिज्या समान हो। प्रत्येक का द्रव्यमान एवं त्रिज्या समान है तो निम्न में से किसका जड़त्व गुण, निम्न में से किसका जड़त्व अगुण अधिक होगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ए वाले की, ए वाले ऑप्शन। ए वाला क्या है, अपने व्यास के परित एक वलय। तो जो वलय होती है, वलय का जो खुद की जो मुख्य अक्ष है उसके परित होता है एम आर स्क्वायर। वलय यानी कि रिंग, वलय यानी कि रिंग। देखो नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वलय यानी कि रिंग, चकती, डिस्क, ठीक है। तो वलय का अपने व्यास के परित, तो वलय का जो अपने जो केंद्र से गुजरने वाली जो मुख्य अक्ष होती है, ठीक है, जो उसके लंबवत, उसके तो होता है एम आर स्क्वायर, और जो व्यास के परित वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, यानी कि उसका आधा हमेशा, ठीक है। तो वो कितना होगा, ए वाले केस में होगा एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। फिर बी वाले केस में देखो, बी वाले केस में कह रहा है अपने व्यास के परित एक जो चकती है उसका, तो जो चकती का व्यास के परित क्या होता है, वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 4, एम आर स्क्वायर बाय 4। जो चकती है उसका व्यास के परित एम आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये सारे निकलते कैसे, ये तो समझा रखा है, जो नहीं हो तो जिसको नहीं पता तो वो लेक्चर देख लेना, ठीक है। कि व्यास के परित सज्जी एम आर स्क्वायर बाय 4 कैसे है, अपन लंबवत अक्षों की थ्योरम लगा के निकालते हैं इसको, ठीक है ना। आप क्योंकि सारी चीजें नहीं समझाई जाती यहाँ पे, अपन सारी चीजें नहीं समझा सकते, ठीक है ना। सारी तो फिर तो वही, फिर वो लेक्चर का लेक्चर पूरे हो जाएगी, फिर तो पूरे ही नहीं होंगी चीजें, ठीक है। फिर सी वाला है अपने व्यास के परित एक खोखले गोले का, जो उसका व्यास है, व्यास के परित जो खोखला गोला है, तो खोखले गोले का कितना होता है, खोखले का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर होता है डी वाला अपने व्यास के परित एक ठोस गोले का, तो ठोस गोले का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो अब देखोगे ना आप सारा का सारा खेल, तो ये तो होता है 1/2 है, यानी कि ये मामला हो रहा है आपके, ये हो रहा है 0.5 एम आर स्क्वायर, ये हो रहा है 1/4 यानी कि 0.25 एम आर स्क्वायर, 2/3 यानी कि कितना 0.66 एम आर स्क्वायर, कितना हो गया 0.66 एम आर स्क्वायर। और 2/5 यानी कि ये तो हो गया 0.4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। 20 में 5 का भाग दोगे 4, एक और पॉइंट लगा दो, 0.4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, यहां से दिख गया आपको, सबसे ज्यादा ये हुआ, ठीक है। तो अपने व्यास के परित एक खोखले गोले, इसका सबसे ज्यादा है इन दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है। बात क्लियर, चलो। किसी एक समान वर्तीय चक्ति का इसके व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण क्या है, आई है। किसी एक समान वर्तीय चक्ति का, कोई वर्तीय चक्ति है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी एक समान वर्तीय चक्ति का इसके व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण क्या है, आई। तो जो कहने का मतलब ये हुआ कि जो चक्ति है, चक्ति का जो व्यास के परित क्या होता है एम आर स्क्वायर बाय 4, और इस एम आर स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू कितनी है, आई के बराबर, ठीक है। एम आर स्क्वायर बाय 4 को इसने बोल दिया आई है। अब ये कह रहा है इस जो चक्ति है इसके तल के लंबवत एवं इसकी
परिधि के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली अक्ष के परित इसका जड़त्व गुण। अब देखो, तो यहां से ये जो व्यास के परित बोला उससे अपने को एक चीज ध्यान पड़ गई कि भाई mr² की वैल्यू कितनी है, 4i के बराबर। mr² की वैल्यू कितनी है, 4i के बराबर। अब ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि भाई इसके तल के लंबवत एवं इसकी परिधि के एक बिंदु से ऊपर गुजरने वाली अक्ष के परित, यानी ये जो चकती है ना, चकती, यहां कोई अक्ष है जो इसके, ये तो है ये वाली, इसके जो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली है इसके लंबवत, और ये आपको पूछ रहा है इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप वही, ये आपके सेंटर ऑफ मास वाली अक्ष हो जाएगी ये वाली। ठीक है, ये वाली हो जाएगी आई सेंटर ऑफ मास वाली, आई सेंटर ऑफ मास, और ये आपको निकालना है। इसको मैं नाम देता हूं आई डैश। ठीक है, आई डैश दे दिया। तो यहां से समांतर अक्षों की जो थ्योरम है उससे आपकी जो आई डैश है वो क्या निकल के आएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस वही, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये दूरी होती है r, भाई दिया हुआ है आपको ये जो, या नहीं तो आप मान लो भाई ये r है, ये m है। ठीक है, तो md², मैंने लिख दिया mr²। ठीक है, ये आप लिख लो बोले, या फिर अगर फिर भी मान लो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, वही समझने वाली बात है, md²। अब देखो आई सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष क्या होता है भाई, ये वाली अक्ष के सापेक्ष जो है, ठीक है, इसका जो चकती है उसका, तो चकती का होता है mr²/2। अगर इसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, m और ये दूरी कितनी होगी, यहाँ पे d कितना हो गया, d बराबर r, d बराबर r। ठीक है, तो mr², समांतर अक्षों की थ्योरम लगाने के बाद ये आ गया। अब देखो mr² की वैल्यू वो अपने पास कितनी है, 4i। तो यहां से i डैश कितना हो जाएगा भाई, mr² की वैल्यू कितनी है, 4i, तो 4i/2, 4i/2 प्लस mr² 4i, तो 2i और 4i कितना हो जाएगा, 6i, यानी कि ये ऑप्शन आपके हो जाएगा करेक्ट, 6i। बात क्लियर, चलो नेक्स्ट। देखो मैं क्या है, मेरा काम है सभी स्टूडेंट को साथ लेके चलना। जिस स्टूडेंट को लगता है कि सर जी मेरा तो सवाल हो गया फास्ट, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, मेरी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो चीज आती है उसके लिए आपको मेरा कोई चेहरा देखने की, हाँ सर जी बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं, नहीं, टिक टिक करके ले जाओ आगे वीडियो को और फिर नेक्स्ट देखो, समझ गए। लेकिन ये है कि इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप यदि देखोगे ना तो डेफिनेटली मतलब आपको एक एक बात मतलब अच्छे से खोपड़ी में घुस जाएगी, यहां मतलब कहां क्या चीज करनी थी मतलब। ठीक है, चलो सवाल नंबर 5। भुजा ए तथा द्रव्यमान m की किसी एक समान वर्गाकार प्लेट पर विचार कीजिए। इस प्लेट का उस अक्ष के परित जो इसके तल के लंबवत तथा किसी एक कोने से गुजरती है जड़त्व गुण, यानी वर्गाकार प्लेट है, वर्गाकार प्लेट, वर्गाकार प्लेट। ठीक है, ये वाली अक्ष है, इसके सापेक्ष आपको निकालना है। अब आपको इसका जो द्रव्यमान है वो कितना दिया हुआ m, और जो भुजा है सारी कितनी दी हुई, a लंबाई, ये a लंबाई, ये भी a लंबाई। तो देखो आप इसमें क्या करोगे भाई, आपको पूछ रहा है कि भुजा a तथा द्रव्यमान m की किसी एक समान वर्गाकार प्लेट पर विचार कीजिए। उस प्लेट का, इस प्लेट का उस अक्ष के परित जो इसके तल के लंबवत तथा इसके किसी एक कोने से गुजरती है। आपको इसके सापेक्ष क्या करना है,
जड़त्व गुण निकालना है इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, ठीक है। या फिर मैं आपको सिंपल सा, ताकि समझ में अच्छे से आए मामला, 1 मिनट, एक बार थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को इस साइड ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से मजा आएगा देखने में चीजें। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। और आपको ये दिया हुआ, ये भुजा है ए, ठीक है, ये लंबाई, ये सारी की सारी मतलब लंबाई क्या है, ये भी ए, ये भी ए, सारी की सारी क्या है, ए। तो अब आपको इस वाली अक्ष के सापेक्ष निकालना है, ये वाली अक्ष जो इसके किसी एक कोने से गुजरती है और इसके लंबवत है। तो अब देखो, इसमें आपको इस वाले के सापेक्ष निकालना है, तो क्या करोगे, साफ साफ दिख रहा है, आप इस वाली अक्ष के सापेक्ष निकाल लोगे, इस वाली के सापेक्ष निकालोगे, और दोनों को जोड़ दोगे तो लंबवत अक्षों की थ्योरम आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। और आपको इस जेड एक्स के सापेक्ष निकालना है, ये वाली एक्स कौन सी है, जेड, इसके सापेक्ष पूछा आपको, ठीक है। और ये वाली कौन सी है, एक्स है। तो ये अगर मैं इसको बोलूं एक्स और इसको बोलूं वाई, ठीक है, तो आपको ध्यान है कि जो अपने को ये वाला तो निकालना है, ये पूछा है, ये वाली एक्स पूछी है, तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, लंबवत अक्षों की थ्योरम से, ठीक है, लंबवत अक्षों की थ्योरम से। लंबवत अक्षों की थ्योरम से ये हो जाएगा मामला, बात क्लियर। तो आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई। अब आपको क्या करना है, आई एक्स के सापेक्ष निकालना है। अब आप इसके सापेक्ष निकालोगे ये वाली अक्ष, ये वाली जो अक्ष है, तो आप इसको, ये जो है ना, आपको ये वाला भाग है, ये वाली अक्ष है, तो आप इस चीज को, ये जैसे ये मान लो, ये आप है ना, इसको एक ऐसे लंबी छड़ मान सकते हो इसको, क्योंकि ये सारा द्रव्यमान अगर यहाँ पे दबा दे, मान लो ये दबा दे, ये वाला द्रव्यमान भी ये यहाँ दबा दिया, तक दबा दिया, ये क्या, ये अपने आप में एक छड़ है, इसको आप एक छड़ मान के कर सकते हो। और छड़ के लिए उसके किसी एक सिरे से जो गुजरने वाली है, वो क्या होगा, वो होता है ml²/3। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एक्स क्या हो जाएगा, ma²/3, ठीक है। द्रव्यमान यदि m है तो ma²/3, और उसी प्रकार आई वाई के लिए देखोगे, इसके लिए देखोगे, तो आप इसको दबा दो तो ये अपने आप में क्या बन जाएगी, छड़ बन जाएगी। और उस छड़ के एक अक्ष के सापेक्ष इसके जो सिरे से गुजरने वाली, यानी कि ml²/3, यानी कि वही ma²/3, ma²/3 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 2/3 ma², तो 2/3 है, ma² कौन सा, ये 2/3 ma², ठीक। चलिए, चलो सवाल नंबर 6। एक चक्ति का इसकी अक्ष के परित जड़त्व गुण 2 है, इसके तल में स्थित स्पर्श रेखा के परित इसका जड़त्व अगुण होगा। वही इसी टाइप का सवाल है, ये लंबवत अक्षों की थ्योरम, समांतर अक्षों की थ्योरम, यही चीजें हैं लगभग, ठीक है। एक चक्ति का इसकी अक्ष के परित जड़त्व गुण क्या है, 2 है, इसके तल में स्थित स्पर्श रेखा के परित इसका जड़त्व। ध्यान रखना, इसमें देखो, ये जो चक्ति और रिंग है ना, इसमें दो स्पर्श रेखाएं होती है। जो सवाल पूछा जाएगा ना कभी कभी, तो 2 स्पर्श रेखा, जैसे कि मान लो, एक इसकी बात करता हूँ, पहले चक्ति की बात करता हूँ, ये चक्ति है, ठीक है, ये चक्ति टाइप है,
ठीक है। और इसको थोड़ा चलो ये ऐसे बना लेते हैं। ये होगी चकती आपके। तो इसमें दो स्पर्श जगह बनती है, एक तो इसके तल में स्थित वाली ये, एक इसको स्पर्श करके जाने वाली ऐसे लंबवत वाली, ठीक है ना। तो ध्यान रखना किसके सापेक्ष पूछा गया है, क्या पूछा गया है, उस बात का पता रहना चाहिए आपको। तो एक चकती का इसकी अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण 2 है। अब जैसे कि सिंपल सी बात बोले कि अक्ष मतलब होती है मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष कौन सी होती है, लंबवत और उसके केंद्र से जाने वाली, वो होती है हमेशा मुख्य अक्ष। तो आपको दिया हुआ है आई, मतलब या फिर ये मान लो कि मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष तो आप डायरेक्ट लिख दो भाई mr² बाय 2, mr² बाय 2, क्योंकि एक चकती का इसकी अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण, तो एक चकती है इसका जो अक्ष, ये वाली अक्ष मुख्य अक्ष, इसके प्रति जड़त्व आघूर्ण क्या होता है mr² बाय 2, और mr² बाय 2 किसके बराबर है, 2 के बराबर। आपको क्या दिया हुआ है, 2 के बराबर, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, क्या पड़ जाएगी, mr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कि mr² बराबर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। ये रिलेशन आपके सामने निकल के आ जाएगा, mr² बराबर 4 होता है। अब पूछ रहा है इसके तल में स्थित स्पर्श रेखा के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण होगा, इसके तल में स्थित स्पर्श रेखा मतलब ये वाली, इसके सापेक्ष आपसे पूछ रहा है। ये आपको आई सेंटर ऑफ मास जो इसके व्यास के सापेक्ष जो है वो, और ये आपको डिस्टेंस ध्यानी है आर, तो वही समांतर अक्षों की थ्योरम लगानी है, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस md², तो एक्चुअली में md², तो आई सेंटर ऑफ मास यानी कि इस वाली एक्स के सापेक्ष क्या होता है, जो चकती होती है चकती के लिए mr² बाय 4 होता है, ठीक है, प्लस m और d की जगह कितना है, r हो ही गया mr², ठीक है। तो अब देखो mr² की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, mr² की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो जब 4 यहां पे रखोगे तो 4/4 1, 4/4 कितना, 1, और इस mr² की वैल्यू 4 यानी कि ये हो जाएगा 5 kg डॉट मीटर स्क्वायर, 5 kg मीटर स्क्वायर, समझ गए। तो ये ऑप्शन आ गया। तो ये बस ये लेवल सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको अधिकांश बोर्ड चीजें उठपटांग नहीं पूछने वाला, ठीक है ना। चलो देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि रिंग की बात करें ना भले, ठीक है, एक नोट कर लो, आज नोट ही कर लो, ठीक है। ये रिंग है भले, वलय और रिंग, ठीक है। तो ये है आपकी वलय या रिंग। तो इसमें कौन कौन सी अक्षें होती है, जो मुख्य अक्ष है, जैसे कि इसका द्रव्यमान m, ये मान लो, इसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। तो जो मुख्य अक्ष यानी कि मतलब इसके लंबवत और ऐसे गुजरने वाली, तो इसके सापेक्ष तो होता है मुख्य अक्ष के सापेक्ष जो यानी कि इसके संग मुख्य अक्ष के सापेक्ष जो वलय के लिए होता है mr², ठीक है। मतलब जो वलय का जो केंद्र है, केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत, ये तो है मुख्य अक्ष, ठीक है। मतलब कौन सी होगी, केंद्र से गुजरने वाली, केंद्र से गुजरने वाली
तथा तल के लंबवत, तल के लंबवत। वो तो हो गया, क्या होता है, आई बराबर mr स्क्वायर। ठीक है, दूसरा होता है बात और, ठीक है, ये आ गया आई बराबर mr स्क्वायर। नेक्स्ट होता है व्यास के सापेक्ष। व्यास के सापेक्ष मतलब ये वाली जो इसके केंद्र से गुजरे और इस तल में स्थित है। एक तो जो देखो ये केंद्र हो गया, तो एक तो ये वाली होगी, ये वाली भी इसके केंद्र से गुजरती है लेकिन तल के लंबवत है, वो mr स्क्वायर। और एक केंद्र में मतलब व्यास के सापेक्ष और इस तल में स्थित, ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, व्यास के सापेक्ष या तो व्यास के सापेक्ष बोल दो या केंद्र से गुजरने वाली तथा तल में स्थित, तो उसके लिए होता है आई बराबर mr स्क्वायर बाय 2, यानी कि इसका आधा। व्यास के सापेक्ष हमेशा जो मुख्य अक्ष का होता है उसका आधा होता है। बात क्लियर? तो ये बातें ध्यान रखना रिंग के बारे में, वलय से संबंधित, वलय से संबंधित ये बातें ध्यान रखना। और यही मैं अगर आपको शक्ति से संबंधित बताऊं, यही मैं आपको यदि शक्ति से संबंधित बताऊं तो शक्ति से संबंधित बात करूं तो डिस्क शक्ति यानी कि डिस्क, ये हो जाएगी शक्ति, ये मतलब पूरी भरी हुई ऐसे। तो इसकी जो मुख्य अक्ष के सापेक्ष जो होता है वो होता है एक्चुअली में जो जो वलय के लिए मामला होता है उसका आधा, जो वलय के लिए मामला होता है उसका आधा, यानी कि mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, बात क्लियर? इसके जो मुख्य अक्ष के लिए होता है mr स्क्वायर बाय 2 और व्यास के सापेक्ष या केंद्र से गुजरने वाले तथा तल में स्थित के सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष बोलो या फिर केंद्र से गुजरने वाली तथा तल में स्थित, तो इसके लिए ये इसका 2 की जगह 4 कर दो, यानी कि उसका आधा, जो मतलब जो मामला आपने रिंग के लिए है उसका आधा होता है इसके mr स्क्वायर बाय 4। बात क्लियर? तो ये चीजें ध्यान रखना, ये आपको माइंड में याद ही रख लो, खोपड़ी में सेट रख लो। ठीक है, चलो 7वां, कह रहा है वलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m बराबर 0.03 kg, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर तथा वलय की स्पर्श रेखा के परित इस वलय का जड़त्व आघूर्ण होगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर तथा वलय की स्पर्श रेखा के, तो ध्यान है आप जो वलय है, वलय के लिए क्या करोगे फॉर्मूला, वही आपको ये रिंग है, ये आपके मुख्य अक्ष होगी, ये मुख्य अक्ष होगी आई सेंटर ऑफ मास वाली। ठीक है, और आपको इसके सापेक्ष पूछा है तो आप क्या करो, समांतर अक्षों की थ्योरम लगाओगे। देखो ये पूछा मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर तथा वलय की स्पर्श रेखा के परित, ये स्पर्श करते हुए जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि मतलब ये वाली ऐसे। ठीक है, चलो तो वही आई सेंटर ऑफ मास
आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है इसका खुद का एम आर स्क्वायर, और ये एम डी की जगह हो जाएगा आर, तो ये आ जाएगा 2 mr², 2 mr²। अब आई बराबर है आपके 2 mr²। अब देखो आपको जो आंसर दिया हुआ है ना वो किस में दिया हुआ है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। आपको वैल्यू यहाँ पर 1 दी हुई है, तो आप देखो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया, इसका मतलब क्या करना है आपको, अब बाद में बदलो, उससे बढ़िया ये कि पहले से उसको ग्राम और सेंटीमीटर में बदल दो, ठीक है। तो आपको दिया हुआ 0.003 kg, मतलब ये होता है 3 ग्राम, ये कितना होता है 3 ग्राम, ठीक है। इसको लिखोगे समझ के, तो ये एक्चुअली में कितना होता है 3 ग्राम, ठीक है। ये अगर इसको बदलोगे ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किलोग्राम को 1000 से गुणा करते हो तो क्या आते हैं, वो आते हैं ग्राम आते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 ग्राम, बात क्लियर। तो ये हो जाएगा 3 ग्राम, सॉरी 2 तो है ही यार, आगे एम की जगह 3 लिख दिया, और आर स्क्वायर यानी कि 1 सेंटीमीटर, अपने को सेंटीमीटर में लेना है, 3 × 2 कितना हुआ 6 हो गया, तो 6 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, चलो ठीक है। 8वां, ये कह रहा है, ये सवाल मस्त है, बहुत शानदार सवाल है। लंबाई पाई मीटर तथा द्रव्यमान 4 kg की छड़ को अर्धवर्तीय रूप में मोड़ा जाता है। लंबाई कितनी है पाई मीटर तथा द्रव्यमान 4 kg की एक छड़ को अर्धवर्तीय रूप में मोड़ा जाता है। छड़ के दोनों सिरों को मिलाने वाली तथा अर्धवृत्त के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करो। सवाल बड़ा शानदार है। 8वां, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि जो छड़ थी ना, ये छड़, इस छड़ को इन्होंने क्या बदल दिया, इस रूप में बदल दिया। तो अब देखो इन्होंने क्या किया है, इस छड़ है, छड़ को इसको अर्धवृत्तीय रूप में मोड़ दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि छड़ के दोनों सिरों को मिलाने वाली तथा अर्धवृत्त के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करो। यानी कि आप इस वाली अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करना है। सवाल तगड़ा है, मस्त है सवाल। अब आपको इस वाली अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो तो पहले तो अपने को ये देखना है कि इसकी जो त्रिज्या होगी, रेडियस, वो कितनी होगी। जो रेडियस है आर है वो कितना होगा। तो देखो पहले इसकी लंबाई कितनी थी, पाई थी। जो छड़ की जो लंबाई है पाई, तो ये की लंबाई क्या हो जाएगी, पाई मीटर, ठीक है। ये पूरी पाई मीटर। अब आपको पता है कि जो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, अर्धवृत्त की परिधि वो कितनी होती है, पाई आर। तो यहां से एक्चुअली में आपको ध्यान पड़ जाएगा भाई पाई आर बराबर कितना हुआ पाई। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर बराबर, अतः आर बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर, आर बराबर 1 मीटर। आर आपके 1 मीटर निकल के आ जाएगा। बात क्लियर, ये तो हो गया। और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान वो का वो रहेगा क्योंकि उसी छड़ को आपने मोड़ा। अब बात आती है कि इस छड़ के दोनों सिरों को मिलाने वाली तथा इसके अर्धवृत्त के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण, यानी कि ये वही होगा जो आपके जो रिंग है, रिंग का व्यास के सापेक्ष जो होता है, रिंग का जो व्यास के सापेक्ष, ठीक है। तो रिंग का व्यास के सापेक्ष जड़त्व गुण क्या होता है,
ये कुछ चढ़िए दोनों सिरों को मिला था व्यास के सापेक्ष। व्यास के सापेक्ष तो आई कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2। और यहां से कितना है एम कितना है एम 4 kg, आर कितना दिया 1 स्क्वायर बाय 2, 4/2 यानी कि 2, तो 2 kg मीटर स्क्वायर। अब देखो ये भले आपने इसको भले ही वो रिंग पूरी हो या आधी हो, फॉर्मूला वही बैठता है। क्यों? कारण मैंने आपको पहले ही बता दी, पहले समझा रखा चीजें। जैसे कि मान लो ये मास है, ये द्रव्यमान है, ठीक है, मान लो, ठीक है, तो ये जैसा है जिस साइड, जैसे एक एक पॉइंट, अगर मान लो इसको मैं ऐसे कैसे यू कर दूं, इस साइड कर दूं, ठीक है, तो भी वो सममिति ऐसी की ऐसी रहती है, सिमेट्री ऐसी की ऐसी रहती है, ठीक है। बात क्लियर ना कि भाई ये मान लो ये कोई रिंग है, ये कोई रिंग, अब मान लो उस रिंग को मैं बिल्कुल 2 पार्ट में कर दूं, ऐसे बिल्कुल पतला पतला, और एक पार्ट में बिल्कुल मैं ऐसे ले जाऊं, ठीक है, तो एक पार्ट ऐसे ले जाऊं तो भी वो द्रव्यमान जो यहाँ पे था वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। बात वो की वही है, ठीक है ना। हाँ, ये सारी चीजें समझनी हो ना, तो मतलब आप जो मेरी क्लासेस है थ्योरी क्लास उनको देखना, उनमें मैंने सब कुछ चीजें विथ एग्जांपल वो पेपर लेके वगैरह वो समझा रखा है, ठीक है, वहां से आप समझ जाओगे चीजें। चलो सवाल नंबर 9, ये बढ़िया सवाल है। 8 त्रिज्या तथा 9 एम द्रव्यमान के वर्तीय चक्ति से 8/3 त्रिज्या छोटी चक्ति काटी जाती है। चक्ति के तल के लंबवत तथा ओ से गुजरने वाली अक्ष के परित शेष चक्ति का जड़त्व अगुण होगा। मस्त सवाल है, सीधी सी बात है, ये पूरी चक्ति है, उस चक्ति में से ये वाली चक्ति, छोटी वाली चक्ति काट दी, तो अब इस चक्ति का इस वाली अक्ष के साथ जड़त्व अगुण क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस पूरी चक्ति का जड़त्व अगुण निकालना है, ठीक है, और फिर आपको इस वाली जो चक्ति है उसका जड़त्व अगुण निकालना है, पूरे में से इसका जड़त्व अगुण घटाना है, तब जाके इसका आंसर आएगा। ये सॉल्व करो आप, ठीक है, फिर रोक देना, फिर देखते हैं आपका आंसर आता है कि नहीं आता, बाकी अभी मैं सॉल्व करवाता हूं। तो देखो पहले तो जो अपन ने ये जो चक्ति जो काट के बाहर ली है, इसका द्रव्यमान अपने को ध्यान नहीं है, तो वो अपने को पहले पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान कितना है, एकांक क्षेत्रफल में यदि द्रव्यमान की बात करें तो जो कुल द्रव्यमान है वो क्या है, 9 एम है, कुल द्रव्यमान 9 एम है, ठीक है, कुल द्रव्यमान कितना है 9 एम, और बट्टा जो कुल एरिया है वो कितना है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर में, पाई आर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है उसमें 9 एम द्रव्यमान है, तो जो एक क्षेत्रफल में कितना होगा 9 एम बटा पाई आर स्क्वायर, यानी एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान, ठीक। तो माना यदि काटी गई चक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो साफ बात है कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में द्रव्यमान कितना होगा, वो आपके हो जाएगा 9 एम बटा पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जबकि आपको दिया गया है
यहां से आ गया ये 9m बटा आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। अब स्मॉल आर कितना दिया हुआ है कि इस चक्ति की त्रिज्या कितनी है, r/3। चक्ति की त्रिज्या कितनी दी हुई है, r/3 दी हुई है, r/3 का स्क्वायर। तो यहां से देखोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 कैंसिल, यानी ये आ जाएगा m। तो यानी कि यहां से एक बात समझ में आ गई कि जो शक्ति इस पूरे का द्रव्यमान कितना है, पूरी शक्ति का द्रव्यमान है 9m। इस जो छोटी वाली शक्ति अपन ने जो काट के ली है उसका द्रव्यमान m है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, r/3, जिसको अपन स्मॉल r नाम दिए, ठीक है, ठीक है। इसको अपन स्मॉल r, आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए अपन ने स्मॉल r r/3, ठीक है। और इसका 9m तो द्रव्यमान है, इसका और r इस पूरे की त्रिज्या। बात क्लियर? अब मामला अपने लिए आसान हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, पहले तो इस O के सापेक्ष इस पूरी जो शक्ति है उसका निकालेंगे, O के सापेक्ष संपूर्ण शक्ति, ठीक है। तो जो O के सापेक्ष संपूर्ण शक्ति का, ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, O के सापेक्ष संपूर्ण जो शक्ति है, मतलब इसको मैं ये बोल देता हूं कि जो R त्रिज्या वाली पूरी शक्ति है उसका, तो इसके सापेक्ष तो आपको पता है शक्ति के लिए क्या होता है, M, इसका जो 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 द्रव्यमान है वो कितना है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, mr स्क्वायर, सॉरी mr स्क्वायर बाय 2। तो जो ये जो द्रव्यमान है जो आपके कितना है 9m, m त्रिज्या ही है r स्क्वायर बाय 2। बात क्लियर? मामला समझ में आ गया, 9m r स्क्वायर बाय 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है इस पूरी शक्ति का भाई इस वाली अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, mr स्क्वायर बाय 2 होता है। तो ये जो द्रव्यमान कितना है, m नहीं होकर 9m है। बात क्लियर? अब आपको निकालना इस वाली शक्ति का, इस वाली शक्ति का निकालना और इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है। तो देखो अब यहां से बात समझो, इसमें आपके समांतर अक्षों की लगेगी थ्योरम। पहले तो आपको इस शक्ति का इस वाली अक्ष के सापेक्ष ध्यान होना चाहिए, फिर आप इस वाली अक्ष के सापेक्ष ऐसे निकाल दोगे तो ये हो जाएगी समांतर अक्षों की थ्योरम। समझ गए? दोनों अक्ष पैरेलल, और जिनके बीच की दूरी कितनी होगी, 2r/3, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2r/3, ठीक है। तो यही डी दूरी जो अपन मानते हैं समांतर अक्षों की थ्योरम से। O के सापेक्ष काटी गई का O के सापेक्ष काटी गई शक्ति का जड़त्व गुण, तो जो काटी गई शक्ति के जड़त्व गुण को मैं नाम ले देता हूं IR, ठीक है, IR इसके सापेक्ष, ठीक है, IR। तो वो क्या होगी, अपने को इसके सापेक्ष जो जो पैरेलल जो आई सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास वाली ये एक्स है, ठीक है, ये वाली एक्स, ठीक है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस
एम डी स्क्वायर ये बोल सकते हैं। यहां से जो आई सेंटर ऑफ मास की बात करें तो इस वाली अक्ष के सापेक्ष तो इसकी जो त्रिज्या कितनी है आर, इसका द्रव्यमान एम है, कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम आर स्क्वायर बाय 2 और इस m की जगह तो m और यहां पर जो d है ये d है, d की जगह आप क्या लिख सकते हो 2r/3, d की जगह क्या लिख सकते हो 2r/3, बात क्लियर। तो d की जगह लिखना है 2r/3 और इस छोटा वाला जो है r जो उसकी जगह आपको लिखना है r/3, बात क्लियर, क्योंकि इसकी त्रिज्या वास्तव में कितनी है r/3 है। एक मिनट ऐसे ही लिख देते हैं। एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम और डी स्क्वायर, डी कितना है 2r/3, टू आर बाय 3 का स्क्वायर। तो यहां से कितना निकल के आएगा ये, इसको ध्यान से देखो तो आई आर जो है ये निकल के आ जाएगा आपके 3 का 9 यानी कि एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 यानी कि 18 प्लस एम ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 एम आर स्क्वायर बाय 9 4 एम आर स्क्वायर बाय 9। अब देखो इसका और कुछ होता है, निकालोगे एलसीएम वगैरह तो ये हो जाएगा नीचे 18, ठीक है, एम आर स्क्वायर और 9 दूनी 18 तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9 एम आर स्क्वायर। अब देखो थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको ताकि अपने लिए गैप बन जाएगा। हाँ यहां से ये कितना हो जाएगा 9 एम आर स्क्वायर बाय 18, 9 एम आर स्क्वायर बाय 18 यानी कि 1/2 एम आर स्क्वायर, 1/2 एम आर स्क्वायर। तो अब देखो आई शेष, जो आई शेष है, शेष बराबर क्या हो जाएगा आई आर माइनस आई स्मॉल आर, वो कितना था 9/2 एम आर स्क्वायर माइनस 1/2 एम आर स्क्वायर, ये घटाओगे तो 9/2 में से 1/2 गया 8/2, 8/2 2 यानी कि 4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल अच्छा था, बात क्लियर। तो देखो सवाल हालांकि थोड़ा टिपिकल था लेकिन मुझे लगता है कि आपको सारे स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आ गई होगी। 10वां, ये कह रहा है बिंदु द्रव्यमान 1, 2, 3 तथा 4 केजी बिंदुओं 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 2, 2, 0 पर स्थित है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दो जल्दी से, ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। सवाल नंबर 10वां, एक बिंदु तो दिया हुआ 0, 0, 0, वहां पर क्या है 1 केजी है, ये आ जाएगा 1 केजी, ठीक है।
एक बिंदु दिया हुआ है 2 0 0, मतलब जिसके एक्स निर्देशांक 2 है और वहां पर क्या है 2 kg है। ले ये दे दो 2 kg, तो यहाँ पर क्या है 2,0 वाला पॉइंट है, क्योंकि जेड तो वैसे ही 0 है, सभी में 0 है, ठीक है 2,0 वाला पॉइंट है। ये तो बाकी आपको ऐसे ही डराने के लिए, देख के डर जाओ, अरे यार जेड वाले निर्देशांक भी साथ में, जेड कहाँ है, जेड तो 0 है, ये तो आपको डराने के लिए है, ठीक है। हाँ ये 0,0 वाला पॉइंट पे, ठीक है। और फिर क्या है 3 kg का द्रव्यमान कहाँ है 0,3,0, तो x भी 0 और उसका जो y है, y कितना 3 है, तो y कितना 3 है, मतलब यहां पर, अरे भाई चेंज हो जा, कलर चेंज ही नहीं हो रहा, 0,3,0, तो यहां कितना है 3 kg, यानी ये पॉइंट हो गया 0,3, ठीक है, ये हो गया 0,3, ठीक है। फिर कह रहा है 2,2, मतलब x अक्ष से भी 2 और इस y से भी 2, यानी कि कोई यहां पर है 2,2 पे कोई है, मतलब 2,2 पर यहां पर 2,2 पर क्या है 4 kg दिया हुआ है, यहां पर आपको 4 kg दिया हुआ है, ये 2,2, ठीक है। अब देखो 2,2 मतलब ये वाली दूरी कितनी होगी 2, और ये वाली दूरी भी कितनी होगी 2, ठीक है। ये वाली दूरी कितनी है आपके 3 है, ये दिख ही रहा है। अब पूछ रहा है कि एक्स अक्ष के परित निकाय का जड़त्वागुण, तो एक्स अक्ष के परित निकाय का जड़त्वागुण निकालोगे तो एक्स अक्ष ये होगी ई एक्स, तो जो 1 kg और 2 kg तो खुद एक्स अक्ष पर ही स्थित है, इनकी कोई एक्स अक्ष से दूरी बनती है ही नहीं। 4 kg का इससे 2 की दूरी पर है और 3 kg का इससे 3 की दूरी पर है, ठीक है। तो बस वही सिंपल सी बात है कि लिख लो आई बराबर क्या हो जाएगा, पहले किसके लिए लिखते हैं 1 kg वाले के लिए, 1 kg इंटू 0 मीटर स्क्वायर, ये 2 kg वाला ये भी इसी जो एक्स अक्ष है इससे, फिर जो 3 kg वाला है 3 kg वाला इससे 3 मीटर की दूरी पर है एक्स अक्ष से, और जो 4 kg वाला है वो उससे 2 की दूरी पर है। बस बात क्लियर, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 प्लस 4 4 इंटू 4 16, तो 27 और 16 यानी कितना हो जाएगा 43, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सवाल नंबर 11 ये कह रहा है 1 kg द्रव्यमान की वर्तीय वलय का इसके केंद्र से गुजरने वाली, 1 kg द्रव्यमान की वर्तीय वलय का इसके केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के परित जड़त्वागुण कितना है 4 kg मीटर स्क्वायर, वलय का व्यास होगा, वलय का व्यास निकालना है, त्रिज्या नहीं। लोग जल्दबाजी में त्रिज्या निकाल के आंसर टिक कर देते हैं, क्योंकि त्रिज्या भी यहाँ तैयार ही होगी गलत करवाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 kg द्रव्यमान की वर्तीय वलय का इसके केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के परित जड़त्वागुण, तो वो क्या होता है, वो आपके होता है, आपको पता है mr स्क्वायर होता है वर्तीय वलय और उसके केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत, ठीक है। तो वो mr स्क्वायर होता है, और mr स्क्वायर आपको दिया हुआ कितना 4 दिया हुआ है, ठीक है। और m कितना दिया हुआ 1 दे दिया, तो m1 दे दिया, तो यहां से m1 दे दिया, r स्क्वायर 4, यहां से r बराबर आ गया 2, आपको निकालना है 2r व्यास निकालना है,
कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये करो आप। सवाल नंबर 12 यही है। चलो 12 के सॉल्यूशन। एक चक्ति की त्रिज्या r है तथा द्रव्यमान 9m है। इसके द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r/3 की छोटी सकेंद्रीय चक्ति पृथक कर दी जाती है। शेष चक्ति का इसके केंद्र से गुजरने वाले तल के लंबवत अक्ष के विपरीत जड़त्व गुण। ये तो सिंपल सा सवाल है, ये तो सिंपल सा मामला है। ठीक है, जो अपन ने पीछे किया उसके मुकाबले ये सिंपल है कि ये इसने साफ साफ बोल दिया ये चक्ति है बड़ी वाली। ठीक है, अब इसमें से इन लोगों ने क्या कर दिया, एक सकेंद्रीय जो चक्ति है वो उन्होंने बाहर निकाल दी, काट दी बस। और शेष जो है, शेष का इसके शेष शक्ति के इसके केंद्र से गुजरने वाले तथा तल के लंबवत अक्ष के परित जड़त्व निकालना है। ये तो निकाल ही दोगे, इसमें तो सारी चीजें आपको दिया हुआ साफ साफ। ये मान लिया स्मॉल आर त्रिज्या छोटी सी चक्ति और एक कैपिटल आर त्रिज्या की बड़ी वाली चक्ति। ठीक है, तो अब देखो शेष का जो शेष है, तो शेष आई शेष वो क्या करोगे, पहले तो इस पूरी चक्ति का निकाल दोगे, आई आर माइनस आई स्मॉल आर को बाहर निकाल दोगे। तो यहां से देखो इसका होता है mr²/2। फॉर्मूला क्या होता है पूरी चक्ति का, mr²/2। तो देखो जो m कितना है 9m, r²/2 माइनस आई स्मॉल आर। ठीक है, तो जो इसका देखो जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो दिया हुआ है m दिया हुआ है, और इसकी जो त्रिज्या है वो r/3 दी हुई है। तो बस ये हो जाएगा मामला। चूंकि अपने पास स्मॉल आर कितना दिया हुआ है, r/3 पहले से दिया हुआ है। बस ये करने, इसमें तो कोई ज्यादा सीधा इस पूरी चक्ति का निकाल दो, तो mr²/2 जहां पे द्रव्यमान कितना 9m है, फिर ये जो चक्ति काटी गई उसका निकाल दो, तो शेष का आपके सामने आ जाएगा। तो m r/3 का स्क्वायर/2। तो अब देखो सॉल्व करो क्या हो जाएगा यहां से निकल के। देखो इसमें से अगर mr² आप बाहर ले लो, इसको मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ ताकि अपने पास थोड़ा सा गैप मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा अगर मैं इसमें से mr² बाहर ले लूं, ये हो जाएगा 9/2 9/2 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 9 और नीचे आ गया 2, तो 1 बटा ये आ गया 18, 1/18। ये इसका यदि वो एलसीएम वगैरह निकाल के वो सॉल्व करोगे तो mr² ये हो जाएगा 18 81 माइनस 1। ठीक है, 1 मिनट, इसको 2 को भी साथ में बाहर ही ले लो।
फालतू की अपने को भेजामारी पालने का काम नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई मैंने क्या किया? आप जो कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए पूरा पूरा, यहाँ कुछ था क्या यार, यहाँ से कट गया क्या? अरे एक मिनट देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एम आर स्क्वायर साथ साथ 2 भी बार ले लो, 2 भी बार ले लोगे तो मामला और भी सिंपल हो जाएगा, मामला और भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा अंदर? 9 माइनस यहां एम आर स्क्वायर बाय 2 बार आ गया 1/3, 1/3 का स्क्वायर 9, यानी कि मतलब 1/3 यानी कि 1/9 हो गया नीचे, तो 9 9 81, ठीक है। और 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 80/9, यानी कि ये हो जाएगा 40/9 एम आर स्क्वायर, 40/9 एम आर स्क्वायर। बात क्लियर? चलो 13वां, एक समान पतली छड़, एक समान पतली छड़ की लंबाई L तथा सहती यानी कि जो द्रव्यमान M है उसका उस अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण जो कि उसके एक सिरे से L/3 दूरी पर स्थित बिंदु से होकर लंबवत जाती है, यानी कोई छड़ है, ये पूरी छड़ है, ठीक है। पूरी की लंबाई कितनी? L है। अब आपको क्या पूछ रहा है? इसका उस अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण जो कि इसके एक सिरे से L/3 दूरी पर स्थित हो, यानी कि इसके एक सिरे से इस सिरे से L/3 दूरी पर कोई स्थित है कोई अक्ष, और इस वाली के सापेक्ष आपको निकालना है। ये कोई मान लो यहाँ कोई अक्ष है, इसके सापेक्ष आपको निकालना है, ठीक है। L/3 दूरी पर एक सिरे से, इसके एक सिरे से कोई L/3 दूरी पर स्थित कोई अक्ष है, तो आपको क्या करना होगा? वही समांतर अक्षों की जोड़ लगेगी आपको, आई सेंटर ऑफ मास ध्यान है, ये वाली अक्ष आई सेंटर ऑफ मास वाली जो है वो ये एक्सेस, और ये आपको ये दूरी निकालनी है, ये दूरी क्या होगी? L/2 में से आपको L/3 निकालना है, ये पूरी कितनी L/2 है, तो L/2 में से L/3 आपको निकालना है, ठीक है। तो निकालो, क्या आएगा? अगर इस दूरी को मैं D मान लेता हूं, ये आई सेंटर ऑफ मास है, तो अपने लिए D क्या निकल के आएगा? D निकल के आएगा L/2 में से L/3 को घटाना है, 6 3L माइनस 2L, ठीक है, L/6 बस। तो अब तो सिंपल सी बात है, इस वाली एक्स के सापेक्ष आपको निकालना है, तो आई, ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा? आई सेंटर ऑफ मास md स्क्वायर, तो आई सेंटर ऑफ मास कितना दिया हुआ है? ml स्क्वायर में 12, ठीक है। ये कितना होता है सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष जो इसके अंदर से गुजरती है वो ml स्क्वायर में 12 प्लस m कितना है? m है ही है, d कितना है? L/6, L/6 का स्क्वायर, तो यहां से ये आ जाएगा
ml²। एक बटे 12 और यहां हो जाएगा 1/36। ठीक है, 6 का स्क्वायर। छत्तीस, 12 12 के बाद 12 24 बार 36 यानी 3 बार, और ये 1, 3 और 1 4, 4/36 यानी 1/9, 1/9, यानी कि क्या हो जाएगा ये बी ऑप्शन। ये आ जाएगा ना भैया, निकाल दोगे अब तो ये मत बोलना कि सर जी इससे भी आगे सॉल्व करवा दो। 4/36 यानी कि 4 से काटोगे तो 1/9, तो ml²/9 यानी कि 1/9 ml²। अब ये 14 नंबर सवाल ये होमवर्क के लिए आपको दे देता हूं, ये आपको ही करना है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ वो का वो सवाल है, उसी टाइप का सवाल है। इसमें दूरी ये l/3 नहीं होगी, l/4 है, l/4 है। तो इस केस में आपकी d क्या हो जाएगा, d आपके l/4 हो जाएगा, d आपके l/4 हो जाएगा, बस और l/4 रख के सॉल्व करोगे तो जो आपके आंसर जो आएगा वो कितना आ रहा है, एक बार देख ही लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं ताकि आप सॉल्व कर लेना। ये आपके आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है, वो सेम टू सेम सवाल है पूरा पूरा। यहाँ सिर्फ l/6 की जगह l/4 हो जाएगी, क्योंकि जब आप l/2 माइनस l/4 करोगे तो l/4 आएगा, तो 6 की जगह 4 हो जाएगा, बस 6 की जगह यहाँ 4 आ जाएगा, बाकी वो की हुई चीज है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, चलो लास्ट सवाल। दो समान द्रव्यमान m के कण एक द्रव्यमानहीन छड़ द्वारा जुड़े हैं, दो समान द्रव्यमान m के कण एक द्रव्यमानहीन छड़ द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, सवाल मस्त है। ये कोई छड़ है, दो समान द्रव्यमान, एक m एक m, जिसकी लंबाई r है। ठीक है, चलो लंबाई यदि ये निकाय अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली और छड़ के समांतर यानी कि बिल्कुल ऐसे अक्ष के विपरीत घूर्णन कर रहा है, यानी कि ये इस अक्ष के विपरीत घूर्णन कर रहा है। कौन सी अक्ष, ये वाली। अब आपको क्या करना है, निकाय का जड़त्व गुण निकालना है। तो साफ बात है, निकाय का जड़त्व गुण क्या होगा, I कितना हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये लिखूं m और इसकी इस अक्ष से दूरी कितनी 0, इस वाले m के लिए निकालोगे इसकी अक्ष से दूरी 0, तो यानी कि 0, जड़त्व गुण कितना हो जाएगा 0, 0 C। बात क्लियर, चलिए तो यहां पर होते हैं ये फिनिश। और एक बात बता दूं, किसी को ध्यान नहीं हो तो, कि न्यू ईयर के उपलक्ष्य में अपने ME26 कोड लगाओगे, ME26 कोड लगाओगे तो आपके जो भी हमारी जो एप्लीकेशन, जो मजिजा एजुकेशन एप्लीकेशन है, उसके जो भी टेस्ट सीरीज है उन पर 52 रुपये ऑफ मिल जाएंगे। और मैं आपको जो फिजिक्स पढ़ने के इंटरेस्टेड है उनको तो मैं अच्छे से बताऊंगा कि आप है ना, आप जो फिजिक्स वाली वो टेस्ट सीरीज वो पूरी ले लें, फिजिक्स वाली। आप फिजिक्स वाली लोगे तो जैसे कि अभी उसका रेट है 251, उसमें से 52 रुपये ऑफ मिलके ये अभी 199 की पड़ जाएगी। अब इस 199 में क्या क्या चीजें शामिल हो रही है, देखो 199 में एक तो आपको यूनिट वाइज टेस्ट है, यूनिट वाइज उसमें बहुत सारे टेस्ट अलग जाएंगे, अभी टेंशन मत लो, ठीक है, यूनिट वाइज है। उसके अलावा आपको सफलता टेस्ट सीरीज फ्री, सफलता सीरीज फ्री,
ये जो सारे सवाल है, ये वाले जो सवाल है वो पूरे के पूरे वहां पर एक बूस्टर सीरीज के रूप में टेस्ट के फॉर्म में ऐड कर दिए, जिनको आप टेस्ट के फॉर्म में दे भी सकते हो और उन सवालों को एज ए पीडीएफ की तरह देख भी सकते हो। ठीक है, वो पीडीएफ नहीं होगी, लेकिन वो जब आप उसको एनालिसिस वाला खोलोगे तो पूरे सवाल ऐसे पीडीएफ की तरह ही आपके सामने वो आएंगे। बूस्टर सीरीज साथ में जो लेक्चर लेना चाहता है, ठीक है, कि भाई जो सर जी मैं यूट्यूब पे पढ़ता हूं तो ऐड आती है, तो सारी जो क्लास है, कोर्स पूरा वो भी उसमें ऐड कर दिया गया। तो ये 199 में इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ये ME26 कोड का बेनिफिट लेके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। और सफलता सीरीज तो बताइए, सफलता सीरीज में अपने कौन कौन से मेजर टेस्ट हो रहे हैं? मेजर टेस्ट होंगे, माइनर टेस्ट 10 कंप्लीट हो गए, रिवीजन टेस्ट 2 कंप्लीट हो गए, अब मेजर टेस्ट स्टार्ट होंगे फुल वो सिलेबस वाले। तो बहुत सारी चीजें मिलने वाली है मात्र कितने से दाम में, तो मौका चूकना मत, ठीक है ना। और अपने सारे दोस्तों को भी बता देना है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बल आगुण। नेक्स्ट सवाल लेके आएंगे किसके? बल आगुण से संबंधित। जय हिंद।